सम्मान्य सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेंशन के बारे में जो प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं अपना विचार यहां पर प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। प्रेमचंद्रन जी का हम अभिनंदन करेंगे कि एक अच्छा मूव उन्होंने किया है। आपका हम स्वागत भी करेंगे। स्वागत हम इसलिए करेंगे कि आपको पूरा भरोसा है कि मोदी जी की सरकार ये काम पूरा कर सकती है। इसलिए केरल से लेकर दिल्ली तक जो सरकारें रही वो सरकार को आपके लाल भावटा के लोगों ने आज़ादी के बाद में हर साल हर समय सपोर्ट किया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी जो कामगारों का कल्याण होना चाहिए तो वह हुआ नहीं। और ये निश्चित एक प्रेमचंद्रन जैसा एक जागरूक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हर विषय के ऊपर अपना विचार प्रकट करते हैं, तो उनको लगा होगा कि यह सही समय है। नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में यह मुद्दा अगर हम लाकर देते हैं तो निश्चित कामगारों का आने वाले दिनों में कल्याण होगा। आपने ये बिल मूव करने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इसके जो मंत्री है हमारे बंडारू जी, जो बहुत ही नीचे डाउन रोडन से ऊपर आए हैं, स्वयं कामगार थे और एक कामगार को ये कामगार की व्यथा अच्छी तरह से समझ में आती है। और जब बंडारू जी एक प्रस्ताव लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी बहुत ही कम समय में उसको स्वीकृति देंगे। ये आपके मन की भावना नहीं तो ये हमारे जैसे लोगों की भी मन की भावना है। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आज 5:30 बजे के फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए टिकट भी निकाला, लेकिन ये विषय जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैंने भी अपने आप को इसमें सहभाग कर लेना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक चतुर्थ श्रेणी कामगार का बेटा हूँ। और उसके आगे मैं बताऊँ तो मैं स्कूल के दिनों से ही आधा दिन स्कूल और आधा दिन काम करते हुए यहाँ के दिल्ली के पार्लियामेंट तक मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं थोड़ा सा विषय 1 मिनट में लेकर अलग जाना चाहूँगा। परसों जो बाल मजदूर का जो बिल चल रहा था उस पर भी मेरी बोलने की बहुत इच्छा हुई, और मैं जो अध्यक्ष जी बोलने वाला था वो सबके विपरीत बोलने वाला था। वो इसलिए बोलने वाला था कि मैं सभागृह के माध्यम से पूरे देश और बाकी सारे लोगों के दिमाग में बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकार जो भी हो, सरकार के लोग जो विदेश के नीति के बारे में जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या तो ब्रिक्स सम्मेलन होता होगा, जहाँ जहाँ भी दुनिया भर के लोगों के बारे में जो अच्छी बातें सोचते हैं, तो मुझे लगता है कभी कभी कि भारत देश है, देश ने उनके सभी बातों को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। मैं बहुत साहस करके बात बताने का प्रयास करता हूं। ये 14 साल के बच्चों को काम पर काम करने से रोकना, कायदा बनाना, ये अच्छा मूव है, ये प्रोग्रेसिव देश का एक अच्छा मूव है। लेकिन क्या कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अध्यक्ष जी, बंडारू जी के ज़माने में अगर ये कायदा आया होता, मैं जब काम करता था तब ये कायदा आया होता, तो शायद मैं ये पार्लियामेंट में पहुंच भी नहीं पाता था। आज देश में करोड़ों बच्चे जिनके माँ बाप के पास खाना खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए भीख मांगने का काम करते हैं। और ये देश के करोड़ों बच्चे जो भीख मांगते हैं, भीख मांगकर जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसे से सिनेमा देखते हैं, गर्दुल्ले बन जाते हैं, चरसी बन जाते हैं, और ये एक अलग मोड़ पर उनका पूरा जीवन चला जाता है। तो मुझे परसों ये बात बोलने का मैं प्रयास करने वाला था कि क्यों ना हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि बस जो 10 साल के बाद में कम से कम ये बच्चे जिनके पास काम करे वो उनसे थोड़ा काम भी करवा ले, वो उनको एजुकेशन भी दे और वो उनका भविष्य सुधारे। इस प्रकार का भी एक सोच के और हमको अध्यक्ष जी आने वाले दिनों में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, समस्याएं बहुत सारी है, और ये सारी समस्याओं को हम कायदा बनाकर, अन्य देशों के हिसाब से कायदा बनाकर हम लोगों का जीवन मान को एक अलग मोड़ दे पाएंगे। ये अगर सब लोगों के मन में होगा तो कम से कम मेरे मन में ये नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों का जीवन भी बिगाड़ेंगे, ये भी उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आगे चलकर ये बात बताना चाहूँगा कि हम कायदा बनाते हैं, नियम बनाते हैं। मैं मुंबई शहर से आता हूँ और मुंबई शहर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में एक बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकार के पास भी पड़ा है और हमारे मुंबई महानगर पालिका के पास भी पड़ा है। अटल जी की जब सरकार थी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को फायदा देने के लिए कायदा बनाया।
और कायदा बनाने के लिए बाद में सारे पैसे सब जमा होने लग गए, लेकिन ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी नहीं हो रहा है। ये बिल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपके ध्यान में लाकर देना चाहता हूँ। प्रेमचंद्रन जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमको कम से कम एक बात बोलने की सुविधा हुई। मुंबई महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर पैसा है, राज्य सरकार के पास बड़े पैमाने पर पैसा है। मैं कॉरपोरेशन भी करके आया हूँ, मैं स्टेट असेंबली में 10 साल था, तो वहाँ पर भी मैंने देखा एक विधायक को 10-10 साल एक विषय को बारे में लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, उसके बाद में उसके कायदे बनते हैं और वो कायदा इंप्लीमेंट होने के लिए कितने साल लग जाते हैं। तो अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने अपने श्रम के पैसे ये इसमें जमा किया है, उनको तो पैसा मिलने वाला नहीं है, वो तो चला गया। कायदा बनने तक, बिल बनने तक, उसको इंप्लीमेंट होने तक उसके पल्ले तो कुछ पड़ना ही नहीं है। उसने पैसा तो भर दिया, लेकिन उसको रिटर्न में तो कुछ मिलना ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी देश में कायदा आने वाले दिनों में बनेगा, वो 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस प्रकार के बारे में भी हमको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि जो कायदे बने हैं, वो कायदे के बारे में और गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका पैसा जमा भी हो और फिर उनको रिटायरमेंट के बाद में उनको पैसा मिले भी, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले लोग हैं अध्यक्ष जी, ये तो बीच में कभी कभी ऊपर से बिल्डिंग में से गिरकर मर जाते हैं, लेकिन उनको भी तो कोई पूछता नहीं है। वो जो डेवलपर है, उसके पास हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग जाकर बातचीत करते हैं तो उसको मदद करता है और उसका चलता है, लेकिन जो पैसा जमा है उसमें से बहुत जल्दी उनको मिलता नहीं है। प्रेमचंद्रन जी ने जो 3000 के बारे में बात किया, तो मैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, भंडारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पहली मीटिंग जो हम लोगों की हुई थी उसमें यही पार्लियामेंट के हॉल में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया था कि जो पेंशन जो लेने आते हैं उनको गाड़ी भाड़ा का भी पैसा मिलता नहीं, इतना कम पेंशन उन दिनों में था, और उसको प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट 1000 रुपया किया। तो 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन जो सैकड़ों में था उसको 1000 तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और प्रेमचंद्र जी ने 3000 की बात नहीं, मेरे पूर्व सांसद ने जो 5000 की बात की वही मेरे मन में था, इसलिए आपने 5000 किया, इसलिए मैं 7000 करने का मांगने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं 5000 तक ही सीमित हूँ, क्योंकि मैं सरकार क्या है, सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं, उसका निपटारा कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे मालूम है। इसलिए हम कभी कभी लुभावने भाषण कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो लोग तो आशा पे जगते हैं कि नहीं हमको ये मिलने वाला है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, भाषण सुनने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 3000 से 5000 ये प्रेमचंद्र जब इम्प्लीमेंट होगा, तब तो ये 3 और 5000 का भी कितना वैल्यू होगा वो तो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि भंडारू जी के नेतृत्व में, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के चुनाव पे हम जब जाएंगे तब इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस बात की उम्मीद और इस बात की आशा भी मेरे मन में है। तो मैं चाहूंगा कि प्रेमचंद्रन जी 3000 का जो 5000 तक होगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो घर रेसिडेंशियल के बारे में बात बताई उन्होंने, तो उसके बारे में मैं अपने भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने 2022 तक सबको घर देने की जो बात की है तो ये सारा उसी में आता है। लेकिन 2022 का जो घर देने का संकल्प या तो जो सोच है सरकार का, पहले चरण में जब मैंने प्रयास किया मुंबई जैसे शहर में, हम तो शहर के लोग हो तो शहर की बात करेंगे और उनके विषय के लेकर ही लड़ते रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम आए अध्यक्ष जी, ये सारा रूरल अर्बन एरिया जो ग्रामीण भागों के लिए है। पहले लाख था, 1.5 था, 2, अभी 2 लाख हो गया, और अभी 2 लाख को आने वाले दिनों में 3% ब्याज में ही सरकार उसकी व्यवस्था करने वाली। एक चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा तो उसका मुझे उत्तर आया, 3% लोन में 2 लाख की व्यवस्था करेंगे। ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में गांव में घर बन जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी मुंबई शहर में है, चाहे वो मुंबई शहर हो या देश का कोई भी कॉस्मोपॉलिटन शहर हो, वहां पर कोई 2 लाख रुपए में घर बनता नहीं है। बहुत ही भाग्यवान होगा अध्यक्ष जी जिसका घर पहले एटम में बन के खड़ा हुआ होगा। महानगर पालिका एक तो परमिशन उनको देती नहीं है, और उसका 2-3 बार टूटे बिगड़ हो, फिर दिल्ली हो, मुंबई शहर हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, जहां पर भी घर बनाते हैं शहरी भाग में किसी का भी घर बनता नहीं है। इसलिए शहर के लोगों के लिए भी एक अलग स्कीम हमको बनानी पड़ेगी। मैं कोई सरकार से बहुत ज्यादा पैसे भी मांगूंगा नहीं, और यह सरकार ने सारा करना चाहिए ये भी मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म 30-40 साल के लिए लोन में उनको पैसा मिले, और उनको पैसे का जो इंटरेस्ट है वो कम हो, लोगों के पैसे से ही लोगों का घर बने। लेकिन हमको इसका कायदा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द लॉ मेकिंग बॉडी, इसका हमको कायदा बनाना पड़ेगा। सरकार ये सारा कर नहीं पाएगी, लेकिन सरकार कर नहीं पाएगी इसलिए हम इसके बारे में साइलेंट रहेंगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार ने लोगों के पैसे से ही लोगों का घर बने, लेकिन वो आसानी से वो फेड पाए, इसकी भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी आज जो सरकारी दरबार में काम करते हैं उनको पगार भी अच्छा है,
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, महानगर पालिका के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी अच्छा पगार मिलता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको तो 10,000 रुपये में भी काम करने वाला है, 15,000 में भी जीने वाला है। वो 15,000 में खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, बचाएगा क्या और घर कैसे बनाएगा, वो जीवन में बना ही नहीं सकता है। इसलिए सरकार को इसके बारे में हमको आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचकर इस देश के हर नागरिक को एक घर मिले, इसकी व्यवस्था हमको वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा। और ये कर सकते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं अध्यक्ष जी, सिर्फ मन बनाने की आवश्यकता है। तो ये करेंगे तो एक बहुत बड़ा लाभ देश के लोगों को होगा। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले। ये शहर के लोगों को सरकार के कोई भी स्कीम का लाभ मिलता नहीं है, इसलिए हमको इसके बारे में भी आने वाले दिनों में सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, प्रोविडेंट फंड का भी तो ऑनलाइन होने के बाद में मुझे लगता है कि जो परेशानी इन दिनों में हो रही है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो हमने पिछले दिनों में देखा प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो भी व्यक्ति को प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने के लिए जाने के पहले वो जीवित है इसका प्रमाण कोई नगर सेवक, कोई एमएलए है तो एमपी के पास से सर्टिफाई करके जाना पड़ता था, वो अभी प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में उसको खत्म कर दिया। वो स्वयं जाएगा तो उसको पैसा मिल जाता था। और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में हमने स्वयं देखा है, क्योंकि मैं नगर सेवक के रूप में काम कर चुका हूँ, मैं एमएलए के रूप में काम कर चुका हूँ। अध्यक्ष जी, आप भी वहां से आए हो, तो हमारे पास रिटायरमेंट के बाद में पैसा उनको साल साल 2-2 साल मिलता नहीं है। इस प्रकार की शिकायत लेकर बहुत सारे लोग आते थे। अब ये ऑनलाइन होने के बाद में तो सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये रिटायरमेंट के साथ में भंडारू जी ऐसी एक व्यवस्था हमने खड़ी करनी चाहिए जिसके बारे में उसका वर्क रूल रिकॉर्ड खराब होगा, उसकी कोई इंक्वायरी होगी, ऐसे सारे लोगों को बाकी रखकर बाकी जो भी व्यक्ति रिटायर हो जाएगा उसको रिटायरमेंट के साथ साथ में उसको उसका जो भी पैसा है वो तुरंत मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की भी एक हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में जब वो घर पे जाता तो वो स्वयं टूट जाता कि मेरा तो अभी नौकरी का पूरा हो गया, उसके घर के लोग टूट जाते हैं। कम से कम रिटायरमेंट के साथ साथ में वो कुछ पैसे अपने घर पे लेके जाकर अपने बीबी और बच्चों के साथ में देगा तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। ये भी हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने जो बहुत सारी बातें बताई है उसमें तो बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन निश्चित जो उन्होंने भावना प्रकट की है कि टोटलिटी में जो वर्कर है, कामगार है, उसको कामगार को उसको आसानी से जी पाए रिटायरमेंट के बाद में, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं 2014 के चुनाव के समय में जब टीवी देख रहा था तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेडी लेबर थी, वो बताती थी कि और उसने बहुत अच्छे प्रामाणिकता से उन्होंने अपनी बात को रखी। उन्होंने कहा कि पगार तो बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा कि पगार तो हमको बहुत मिलता ज़्यादा, लेकिन सारा पैसा महंगाई में चले जाता है। क्योंकि पिछले सरकार ने जो देश में वातावरण निर्माण किया था, पगार अच्छा होने के बावजूद भी, महंगाई भत्ता मिलने के बावजूद भी जितना मिलता था वो पूरा महंगाई में चला जाता था। लेकिन सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल में एक अच्छा वातावरण इस प्रकार का निर्माण किया, महंगाई पे हम कंट्रोल कर पाए। 2014 के चुनाव में जो देश का वातावरण था और आज के वातावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और देश के लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होते जाएगा। ये एक मन में लोगों का विश्वास भी है। इसलिए अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातों का तो इनडायरेक्टली मोदी सरकार जी ने, जो प्रेमचंद्रन जी ने जो बातें रखी है उसका समाधान करने का प्रयास इस 3 साल के कार्यकाल में किया है। और जो पाइपलाइन में व्यवस्था योजनाएं हैं मोदी जी की, वो पाइपलाइन की व्यवस्था, पाइपलाइन में जो योजनाएं है वो भी आने वाले 1 साल में लोगों के सामने आ जाएगा और दूसरे साल में इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और एक अच्छा वातावरण में हम देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो, या तो फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो, ये सारा देश हम सबका है, ये हमारे सारे लोग हैं। और सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिए ये बॉडी बनी है। ये हम सबका दायित्व बनता है कि एक इलेक्टेड मेंबर होने के नाते हमारे पूरे समाज के लोगों के बारे में, टोटलिटी के बारे में हमने सोचने की आवश्यकता है। मैं अंत में प्रेमचंद्रन जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल आपने प्रस्तुत किया, इसलिए हम उसमें सहभाग होते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी भी पड़ेगी, चाहे वो लाल बावटा हो, जितने भी यूनियन, हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, पूरे देश में सबसे बड़ा यूनियन है, लेकिन कंपनी, फैक्ट्री बंद कम से कम हो उसका ख्याल हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने देखा। लेकिन प्रेमचंद्रन जी, आप जो संस्कृति से, आप जो विचारधारा से यहाँ तक आए हो, ये लाल बावटा के लोगों ने सारे कंपनियों को बंद करने का एक काम किया और इसमें हजारों लाखों लोगों का नौकरी चली गई। आज अध्यक्ष जी, स्थिति ये है, आज लोगों को कम पगार मिलने के बावजूद भी कोई स्ट्राइक करने का नाम लेता नहीं।
नहीं है। जो एयर इंडिया में हम लोग आते हैं, कभी कभी अध्यक्ष जी आप देखते होंगे आज 9-10 हजार रुपए में एयर इंडिया में टेम्पररी वर्कर लोग काम करते हैं। एयर इंडिया जैसे व्यवस्था में, क्योंकि इतना कम पगार मिलने के बाद में भी उनका हिम्मत नहीं होता है कि हम कोई यूनियनिस्ट के पास जाए और स्ट्राइक करे। उनको कहता है कि जो पगार खाने पीने के लिए मिलता है वही ठीक है। ये जो आप लोगों ने जो पिछले दशकों में स्ट्राइक कल्चर जो देश में पैदा किया, उसका भी ये नतीजा है। ये भी आपको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे जो कामगार वर्ग है, हमारे जो भाई है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ी होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये विश्वास प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।